सुनो ध्यान से, हमारे ये वाले एजेस पे करंट चला जहां जहां ब्लू लाइन बनाई हुई, तो रियलिटी में अगर हम देखें तो कल एक तरीके से गया था कि जहां वायर, पहले इसको 3 डायमेंशनल पिक्चर को ना 2D प्लेनर में बना लो। अब ध्यान से देख, ये वाले जो दो वाले, ये वाला सर्कल देखो, ये वाला ए वाले, इसको नाम दे दूं मैं ABCD। भाई प्लीज पे अटेंशन, ABCD वाले फेस को देखो, इसमें यहाँ पे वायर नहीं है, तो इस वायर में एक करंट ऊपर की तरफ मान लो और एक करंट, सब बच्चे बोलो भाई, नीचे की तरफ मान लो। सेम इसमें भी इधर करंट नहीं है, तो एक इधर मान लो और एक नीचे की तरफ मान लो। अब ध्यान से देखो, मुझे ये लूप कंप्लीट करनी है, तो ऊपर गया करंट, इधर गया करंट, नीचे आया करंट और ये वाला करंट, तो क्या ये बना गई कंप्लीट लूप बन गई। अब ये कंप्लीट लूप बन गई तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, I × A², तो I × A²। अब डायरेक्शन अपने सीधे हाथ को करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, देखो करंट ऊपर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ये जेड एक्स एक्सिस के लोग आगे मान लीजिए एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज, नहीं है बच्चों, तो ये आई कैप आ गया, इसको मैंने m1 बोल दिया, सही है। तो ये दिस इज योर m1 वेक्टर, बोलो आया नहीं है। अब सिमिलरली ऐसे ही करो, ये वाले लो प्लेन, इसका नाम दे दो ABCD हो गया, EFG। अब इधर देखो, ये वाली वायर, तो इसमें भी ये वाली वायर में करंट नहीं है, तो एक बारी राइट मान लो, एक बारी लेफ्ट मान लो, तो ये वाली वायर इसको कंप्लीट कर देगी। तो मैग्नीट्यूड अभी भी इसको m2 दे दो बच्चों, m2 का मैग्नीट्यूड देखो I × A²। अब इसमें करंट ऐसे चल रहा है, तो बाहर गया, बाहर बोले तो जेड एक्सिस बोले तो k कैप, नहीं आया बच्चों। अब तीसरा लूप बचा ये वाला, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गया, ध्यान है ना। इसमें करंट देखो, इसका मैग्नीट्यूड देखो m3, बोलो m3 कितना आ गया, I × A², डायरेक्शन बोलो जल्दी, हाँ सही है, -j आ जाओ। अब टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना, तो m वेक्टर इज नथिंग बट m1 प्लस m2 प्लस m3। जल्दी बताओ, कर सकते हो यस या नो। देखो 2 डायमेंशनल आगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट 3 डायमेंशन आ जाए तो उसको 2 डायमेंशन में ब्रेक डाउन कर लो। जहां वायर नहीं है उस वायर में एक बारी लेफ्ट में डायरेक्शन दो, करंट को फ्लो कर दो, और एक बारी राइट में, यानी ये वाला जो डायरेक्शन में करंट हम लोगों ने माना है कि ये न्यूट्रलाइज कर गया, हाँ, क्योंकि इसका इम्पैक्ट इस वाले लूप में भी आ रहा है और इसी का इम्पैक्ट इस वाले लूप में भी आ रहा है, तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता। जल्दी बताओ यहाँ तक आए हैं। बाकी बात आप सुनो बच्चों, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया हमारे पास। अब इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक की अभी थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पे दे देता हूँ आपको, बाकी इसकी बहुत अच्छे फील्ड डिटेल में पढ़ने वाले जब हम लोग पढ़ेंगे एटम चैप्टर। एटम चैप्टर शायद आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, और एटम में आप लोगों ने, आप थोड़ा बहुत अगर याद होगा तो यहाँ पर भी फील आ सकती है। याद करो, एटम केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट, r is directly proportional to n², radius of first orbit 0.53 angstrom, velocity in first orbit, हाइड्रोजन के एटम के बारे में बात कर दो, velocity in first orbit c/137 मीटर पर सेकेंड। पता नहीं तुम्हें याद नहीं, छोड़ दो, तो अभी उसको मैं कोरिलेट नहीं करा रहा, नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, आई डू दैट। आगे सुनो क्या हुआ, बोला गया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना आराम से, अगर एक इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमे, एक हाइड्रोजन एटम ले लो, तो न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो बेसिकली करंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। अरे बोलो भाई, अगर करंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, बिल्कुल होगा, I × A। देखो ध्यान, आराम से सुनो, बिल्कुल तसल्ली से। हमने बोला कि ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसकी लीनियर वेलोसिटी है v बच्चों, इसका रेडियस है r बच्चों, ये इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूट करेगा करंट। तो बोला गया फाइंड आउट द डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इन ऑर्बिट, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसका आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करो, निकालना कोई मुश्किल नहीं है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बोलो, I × एरिया, I × बोलो भाई, I × एरिया। चलिए अब I देखो, अब इसमें I निकाले कैसे,
ध्यान से देखो आई का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जनरल फॉर्मूला में बात करूं आई का फॉर्मूला होता है q बाई टी। अरे बोलो भाई q बाई टी चार्ज पर यूनिट टाइम। अब 1 बाई टी क्या होता है फ्रीक्वेंसी। तो रियलिटी में आपको ऐसा स्टैंडर्ड का फॉर्मूला भी दिखाई देगा कि करंट का फॉर्मूला q बाई टी होता है, q इनटू f बेसिकली फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है बच्चों फ्रीक्वेंसी। ध्यान से देखो मैं ये बात करूं चार्ज यहां से चला a पॉइंट, घूम के वापसी ये पॉइंट पर आया तो इसको कितना टाइम लगा। तो अपन को पता है टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने सरकमफेरेंस 2 पाई r, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है v। तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल चार्ज पार्टिकल बोलो 2 पाई r बाय v। बट तुम्हें समझ में इसका एरिया बोलो, एरिया बोलो, एरिया क्या हो गया पाई r स्क्वायर। डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन बोलो अंदर या बाहर नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में घूमेगा करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। प्लीज इस चीज को ध्यान रखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दी ये सब चीजें ध्यान कराएगी। तो रियलिटी में करंट की डायरेक्शन ये है, अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अंदर की तरफ नहीं आया, समझ लो पक्की बात। अब इधर देखो तो यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला रख दो बच्चों, जल्दी बोलो। m का फॉर्मूला क्या हो गया i की वैल्यू क्या रखी q बाई टी। ध्यान से रखना q ये है इलेक्ट्रॉन है तो e बाई टी इंटू पाई आर स्क्वायर, टी की वैल्यू ये रख दो यहाँ पर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देखो e बाई 2 पाई r इंटू v इंटू पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखो पाई ने पाई को r ने r को मारा तो व्हाट वी विल गेट e b r बाई अगेन अ वेरी स्टैंडर्ड फॉर्म कि कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना बच्चों EBR/2, EBR/2। अब यहाँ पर ना एक चीज और देखो, एक हमारे पास रेशो आते हैं जिसको हम बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशो। गायरोमैग्नेटिक रेशो क्या होता है सुनना ध्यान से। गायरोमैग्नेटिक रेशो इज नथिंग बट गायरोमैग्नेटिक रेशो इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय द एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बोलो 11th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था। हाँ एल वेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा था m into v r cross v, m into r cross v। ध्यान से देख इसके अलोंग घूमेगा r वेक्टर v वेक्टर दोनों के बीच में एंगल बोलो 90। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो sin 90 1। तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया m v r। बोलो बच्चों क्या आ गया m v r। रखो वैल्यू इस इक्वेशन में गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज नथिंग बट रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये है इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड कर दो बच्चों, जल्दी बोलो। m बाय l क्या बना EVR/2 इनटू MVR। r ने r को v ने v को मारा तो m बाय l का रेशियो क्या बना बच्चों E/2m। E बाय मैं तो कहता हूँ जनरल रेशियो याद करो Q/2m। अब ये इलेक्ट्रॉन था तो मैंने ये रख दिया। अब ये तो कोई भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है। क्या सकता मैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो निकाल सकता हूँ। क्या गायरोमैग्नेटिक रेशियो इस पे डिपेंड कर रहा है कि रेडियस क्या है, वो कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है? नहीं। क्या गायरोमैग्नेटिक रेशियो उस पे डिपेंड कर रहा है कि वेलोसिटी क्या है? नहीं। क्या गायरोमैग्नेटिक रेशियो टाइम पे डिपेंड कर रहा है? क्या नहीं। गायरोमैग्नेटिक रेशियो डिपेंड ही किस पे कर रहा है? कितना तो चार्ज हो क्या उसका मास है, दैट्स इट। अरे बोल भाई क्या ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है? हाँ बिल्कुल कांस्टेंट रहने वाली है। अब यहाँ से देखो कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। कई बार ये आपको बोल दिया जाएगा, जैसे अपन लोगों ने तो यहाँ पर क्या माना है, एक सर्कल माना है ना। सर्कल में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को घुमा दिया, कोई दिक्कत नहीं, घुमा दो। कई बार क्या होगा कि आपके पास डिस्क दे देगा, आपके पास सॉलिड स्फीयर दे देगा। अभी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिंपल सी बात सुनो भाई, ये फिक्स है कि हमारे पास m/l का रेशियो स्टैंडर्ड है, q/2 है, q/2 और हमसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछ लिया जाता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछ रहे हैं तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को मैं ऐसे भी तो निकाल सकता हूँ ना बच्चों, m दिस इज इक्वल्स टू q/2m into l। अरे बोलो भाई, याद करो जब आप लोगों ने रोटेशन पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एक तो mvr पढ़ा था, एक आप लोगों ने I into ओमेगा भी पढ़ा था। I क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपका पार्टिकल किस एक्सिस के लोग घूम रहा था, याद करो। अगर रिंग है
तो रिंग का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास mr², डिस्क का mr²/2, सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr²। याद है ना कुछ? बस सिंपल सी बात बताओ, आपको बोला जाएगा कि डिस्क है ओमेगा से घूम रही है, तो ओमेगा आपको दे दिया गया। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए, तो आई एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या रख दोगे? I इंटू ओमेगा। अरे बोलो भाई, I इंटू, तो m का फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा? q/2 इंटू I इंटू ओमेगा। अब आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा वो सिस्टम है जो घूम रहा है, उसका ओमेगा कितना है और वो किस एक्सिस के अलोंग घूम रहा है, और उस एक्सिस के अलोंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। वैल्यू रख देना, कैसा भी सिस्टम पूछा जाए आप उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। नहीं तो स्टैंडर्ड तरीका तो यही है, ऐसे निकाल लो आपके पास। बट कई बार हमें ये वाली रेशियो जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो है, ये क्वेश्चंस को इजी बना देते हैं। देखो इजी बन गई। अरे बोल भाई, अरे हाँ ना बोलो, नहीं आया, बहुत इजी बना देता है। बाकी बात, अब यहाँ पर है ना एक छोटा सा टॉपिक बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं बोहर मैग्नेट्रोन। बोहर मैग्नेट्रोन में कुछ नहीं होता, हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन के एटम में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है। अब फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो बोला गया इसकी गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है या उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, उसका सॉरी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है। तो कुछ भी नहीं करना, याद करो बोह्र का सेकंड पोस्टुलेट, बोह्र का सेकंड पोस्टुलेट कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है NH/2π। याद है कुछ? NH/, अगर वो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो n की वैल्यू, अरे n की वैल्यू h क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.6 × 10⁻⁻34, 6.6 × -10⁻34। अब ध्यान से देख, मुझे उस वाले हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर्मूला देख क्या बना? m q/2m into l, l की वैल्यू ये रखो, NH/2π। फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में बात करें तो n की वैल्यू 1, तो h/2π। अब ध्यान से देखना बच्चों, q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31, h प्लैंक कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34, pi 3.14। सारी वैल्यूज को रखो तो ये वैल्यूज कम्स आउट टू बी 9.27 × 10⁻24। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है तो यूनिट क्या होगी? एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होगी बच्चों? एम्पियर मीटर स्क्वायर। नहीं आया समझ में? अरे बोलो भाई, ये बोह्र मैग्नेट्रोन है। अभी आपको क्या याद रखना है वो मैं बता देता हूँ। बोह्र मैग्नेट्रोन आपको ना ये तीन फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो ये तो स्टैंडर्ड वर्सेटाइल फॉर्मूला है। एक चीज यहाँ पे एक चीज और तुझे समझ में आई, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था तो करंट और एरिया की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में अपने वीडियो को घुमाओगे, ना कि इलेक्ट्रॉन्स के चलने की डायरेक्शन में। इस चीज का ध्यान रखना। जो कि बच्चा चकमा खा जाता है, अभी आप बोल रहे थे बाहर है इसकी डायरेक्शन, बाहर नहीं किधर है, पहली बात। दूसरी, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का, मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, EDR/2। और ये तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो तो स्टैंडर्ड है, याद कर लेना, q/2 है और हमेशा कांस्टेंट रहता है चाहे कैसा भी सिस्टम आए। और m/l होता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो, m/l = q/2 है। तो कई बार आप लोगों को अलग अलग सिस्टम का भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना होता है, तो q/2m × l कर देना। l क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। जिस भी एक्सिस के अलोंग घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम उस एक्सिस के अलोंग निकाल लेना। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? I × ओमेगा। ओमेगा आपको V1 होगा, I आपको याद होना है। और I हमने कौन से स्टैंडर्ड में यूज किया था? 11th स्टैंडर्ड के रोटेशन वाले चैप्टर। ठीक है, कई बार आपको इजी बनाने के लिए वो I दे भी देगा कि टेक I की वैल्यू 2/5 mr², 2/3 mr², 1/2 mr², जो भी होगा वो रखेंगे, यू विल गेट द आंसर। जल्दी बताओ, इतना समझ पाएंगे? बाकी बात, अब हम बात करने वाले टॉर्क के बारे में। याद करो, टॉर्क हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था और बहुत कॉमन सेंस वाला जवाब होना चाहिए टॉर्क का। कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो, थोड़ा रिकैप करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है R×F। क्या होता है बच्चों? R×, अरे बोलो भाई, R×F। या इसके दो फॉर्मूले पढ़े थे हम लोगों ने। अभी सुनना कि टॉर्क का फॉर्मूला हम ये भी लिख सकते हैं R परपेंडिकुलर F, और टॉर्क का फॉर्मूला F परपेंडिकुलर R। मतलब क्या? कि जहां हमारा फोर्स लग रहा है
उन दोनों फोर्सेस के ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। उन दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन लोगों को चाहिए था, कई बार वो निकाला था हम लोगों ने आर्क प्रोसेस। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि कई बार हम लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया था कि पूरे सिस्टम में ऐसा हो सकता है टोटल फोर्स 0 हो जाए, बट टोटल फोर्स 0 हो जाए उसके बावजूद उस पर लगने वाला टॉर्क 0 हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती। हाँ, बट अगर एफ नेट 0 है, इस पॉइंट पे ध्यान देना, अगर एफ नेट 0 है तो उस बॉडी पर लगने वाला टॉर्क किसी भी पॉइंट के लो हमेशा सेम रहने वाला, हमेशा सेम रहने वाला। तो ये 2-3 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, और इफ एफ नेट इज इक्वल टू 0, यानी उस वाले सिस्टम पे लगने वाला टोटल एफ नेट 0 है, तो टॉर्क नेट 0 हो इसकी कोई गारंटी, टॉर्क 0 हो भी सकता है और वो नहीं भी 0 हो सकता है। बट अगर टॉर्क लग रहा है और एफ नेट 0 है तो एक बात तो कंफर्म सकते हैं क्या, कि इस बॉडी पर मान लो एक फोर्स इधर लग रहा था, लेट्स सी एफ, और एक फोर्स इधर लग रहा था एफ, बताओ एफ नेट 0 है या नहीं, 0 है, पर टॉर्क लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। तो चाहे आप टॉर्क इस पॉइंट के लोग निकालो, चाहे आप इस पॉइंट के लोग निकालो, चाहे आप इस पॉइंट के लोग निकालो, चाहे आप इस पॉइंट के लोग निकालो, तो यू विल रियलाइज हर केस में टॉर्क सेम आने वाला है। लेकिन ये कंडीशन तभी ही फुलफिल हो सकती है अब लगने वाला एफ नेट क्या होना चाहिए, 0। अब देखो आज हमने क्या करना है, जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है आपके पास, जिसको हम बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो लास्ट टॉपिक रहने वाला है। लेकिन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो यही है कि अगर हम किसी भी करंट कैरिंग फ्लूइड को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगने वाला है, और टॉर्क का फॉर्मूला देखो क्या होता है बच्चों, टॉर्क का फॉर्मूला होगा NIAB sin थीटा। ध्यान से देखो ये क्या लग रहा है आपको, एम बोले तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा MB sin थीटा। थोड़ा थोड़ा एनालॉजी करो, ऐसे ऐसा कुछ कुछ वहां पे कहीं भी पढ़ा था एक जगह हो PE sin थीटा, PE वहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M होता है, वहां पर P होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, वहां पे थीटा एंगल बिटवीन P एंड D होता है, M एंड B होता है। नहीं आया समझ में? आप देखो बिल्कुल बहुत बेसिक सी चीज है, आप समझ के चल कि लेट्स से बहुत बेसिक चीजें बताऊंगा। मान लो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड बाहर की डायरेक्शन में है, बच्चों आराम से समझ लो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की डायरेक्शन में बाहर, और मैंने कोई भी करंट कैरिंग लूप ले ली, ये मेरे पास एक करंट कैरिंग लूप है बच्चों, इसकी साइड लेंथ ये मैं मान लेता हूँ W और ये मैं मान लेता हूँ लेंथ, तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, क्या है मेरे पास रेक्टेंगुलर कॉइल डायरेक्शन। रुको तो सही, इसमें किसी भी डायरेक्शन में करंट को मान लो, बोलो किस डायरेक्शन में मान ले, क्लॉक या एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक मान लेते लो। बस अभी मुझे इतना बताओ, हाँ बाबा इधर क्लॉक मूवमेंट एंटी क्लॉक मानो, मैं बताऊंगा दोनों में रीजन आ जाएगा। एंटी क्लॉक देखो, एंटी क्लॉक क्यों बना है, क्योंकि जब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो I into A, एरिया बाहर मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर, दोनों के बीच में एंगल बोलो 0। तो इनिशियली बाबा इधर देखो, इनिशियली अपन लोगों ने माना कि थीटा दैट इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ओके डन। अगर मैं इस कॉइल को घुमाऊं, ओमेगा से घुमा देता हूं, तो किसी भी टाइम t में ये कितना एंगल डिस्प्लेस हो जाएगा, तो थीटा का फॉर्मूला हमें पता है ओमेगा इनटू टी, ओमेगा इनटू टी, ओमेगा इनटू, ध्यान से देख, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ये रही आपकी तरफ, मेरे हाथ को मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, ये मैंने करंट कैरिंग कॉइल है मेरे पास, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका एरिया वेक्टर भी मैंने ये मान लिया, अब ध्यान से देखो, इनिशियली दोनों के बीच में एंगल, अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड तो यही रहेगी बाहर, इसको रोटेट कराऊंगा तो क्या धीरे धीरे एरिया वेक्टर चेंज होगा, तो अब एरिया वेक्टर क्या बन गया थीटा। अरे बोल भाई कितना घुमा, मतलब ये घुमा भी थीटा
और इनके बीच में भी एंगल कितना बन गया, थीटा। नहीं आया समझ में आपको, डन। तो ऐसे धीरे 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 अपन इसको घुमाएंगे, बट घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो अपन ये देखना है कि जब ये करंट कैरिंग लूप को हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो पहले ऑब्जर्व करेंगे इसमें लगने वाले फोर्सेस कि भाई ये देखो करंट कैरिंग वायर है, आइडियल इस पे भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, तो 4 फोर्सेस लगेंगे। पहले अपन ये ऑब्जर्व करेंगे कि क्या चारों फोर्सेस का वेक्टर सम 0 बन रहा है, क्या हो सकता है बने, हो सकता है ना बने, हमें कुछ नहीं पता। अगर 0 बन रहा होगा फिर देखेंगे कि उस पे लगने वाला टोर्क हो सकता है 0 हो जाए, हो सकता है 0 ना हो। अगर 0 नहीं हुआ तो अपन को टोर्क कैलकुलेट करना है। पहले बताओ ये समझ में आया, पक्की बात। अब इसको ना थोड़ा सा 2 डायमेंशनल एनालाइज कराता हूँ आपको। मान लो ये मेरे पास कॉइल है, बच्चों आराम से सुनो बिल्कुल तसल्ली से। ये मेरे पास एक कॉइल है, बाबा प्लीज पे अटेंशन। ये मेरे पास एक कॉइल है, ठीक है, कॉइल में, और यहाँ पर ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बच्चों। अब समझ के चलो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है इस डायरेक्शन में, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, बोलो भाई, ये बी वेक्टर है मेरे पास, ठीक है, पूरे स्पेस में। अब करंट इसमें ऐसे चल रहा है, डन है। चलो आगे, इसकी लेंथ मैंने L मान ली बच्चों, और ये मैंने W मान ली इसकी विड्थ। तो बोलो एरिया कितना हो गया बच्चों, L इंटू W। चलो करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स I L क्रॉस B। I, तो इसका नाम मैंने दे दिया P, इसका नाम मैंने दे दिया Q, इसका नाम मैंने दे दिया R, इसका नाम मैंने दे दिया S। बाकी बात है, जल्दी बताओ इनिशियली क्या फोर्स कर, देखो तो सही, L क्रॉस B, L क्रॉस B। L बोले तो जो करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो इस वाले कंडक्टर में फोर्स किधर लगा, अंदर, किधर लगा, अंदर। कितना मैग्नीट्यूड का लगा वो भी देखते हैं। तो फोर्स ऑन P into Q, फोर्स ऑन PQ कंडक्टर, I into L into B, I into L into B। I करंट मान लिया अपन लोगों ने, लेंथ ऑफ द कंडक्टर L है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है B, तो I L B sin 90, B और L के बीच में एंगल 90 डिग्री है, sin 91, और फोर्स लगा अंदर, नहीं है। अब इधर देखो, करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो ये तो 0 बन गया, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 नहीं आया। अरे बोलो भाई, इस पे 4 0, इस पे 4 0, इसमें देखो L कैसे निकालें, हाँ ये सही है ना, सही है। करंट नीचे L क्रॉस B, L क्रॉस B नहीं आया, मैं करंट नीचे की डायरेक्शन में ना, L क्रॉस B, तो बाहर। चलो आ जाओ, तो इसमें कितना फोर्स लगा, F ऑन ये RS, F ऑन RS कितना फोर्स लगा, I into L into B आउटवर्ड डायरेक्शन। देखो इन पे दोनों पे 0 लगा, इस पे अंदर लगा, इस पे बाहर लगा, तो नेट फोर्स हमें कितना लगा, 0। आप सुनो ध्यान से, नहीं है। अब इसको अगर मैं थीटा एंगल से रोटेट करा दूं बच्चों, प्लीज बी अटेंशन। मान लो इसको मैंने घुमा दिया, मैंने इसको रोटेट कराया, रोटेट करके देखिए क्या बन गया। तो ये मैंने ऐसे घुमाया, तो ये वाला पार्ट बाहर आ गया, ये वाला पार्ट अंदर चला गया, तो कुछ ऐसा सा शेप बन गया शायद इसका, ध्यान से देखना। अरे बोलो भाई, पक्का सुंदर। आ जाओ, देखो अभी इसके भी फिल करा देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है, ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये पहले ऐसे रखी हुई थी, अब ये थोड़ा घूम गया, ऐसे घुमाए ना, ये थोड़ा घूम गया। अब चलो स्टार्ट करते हैं, इस पे फोर्स निकालो, इस पे फोर्स निकालो, इस पे फोर्स निकालो, इस पे फोर्स निकालो, अब देखिए इनमें भी फोर्स आ जाएगा। बोलो भाई, मैग्नेटिक फोर्स ऐसी। अब देखो ध्यान से, इस पे करंट इधर है, नहीं करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये, तो L क्रॉस B डाउनवर्ड डायरेक्शन में, L क्रॉस B
मैग्नेटिक फील्ड ये देखो ना, एक कॉइल थी ना ऐसे रखी हुई थी, मैंने ऐसे घुमा दिया, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी, पहले देख ऐसी कंडीशन थी, अब ये ऐसी कंडीशन हो गई। तो अब देखो इस वाले में और इस वाले में कुछ एंगल बन गया ना, पहले ये दोनों पैरेलल थे, तो पहले कितना बन रहा था, फोर्स कितना लग रहा था, बात करता हूँ। अब इस पे आ गए, अब इस पे आ गए तो इसमें देखो एल क्रॉस भी निकालो, एल को नहीं तो करंट की डायरेक्शन, करंट इधर है, बी ये रहा, तो एल क्रॉस भी नहीं आया। अरे बोलो भाई, नहीं है ये अंदर, सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसमें बोलो करंट इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, तो ऊपर तो जितना थीटा ये घुमा होगा उतनी थीटा ये घुमा होगा, तो इस पे फोर्स कितना लग जाएगा, आई इंटू एल, ध्यान से सुनो, इसकी विड्थ मानी हमने डब्ल्यू, हाँ डब्ल्यू होगी, डब्ल्यू क्यों होगी सुनो, क्योंकि इसकी विड्थ डब्ल्यू मानी हम लोगों ने, तो अब आई डब्ल्यू बी साइन थीटा, इस वाले पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और इस वाले पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, बोलो कितना फोर्स लगेगा, आई डब्ल्यू बी साइन थीटा, आई डब्ल्यू बी साइन थीटा, डाउन अप, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, इस पे फोर्स कितना लगेगा, अभी भी देख एल क्रॉस बी अंदर, आई एल बी साइन थीटा, साइन थीटा 90 डिग्री, इस पे कितना लगेगा, आई एल बी साइन थीटा, अभी भी 90 डिग्री, बोलो इसमें मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो रियलिटी में हमने क्या देखा कि जब घूमा तो घूमा जब ये थीटा एंगल से घूमा तो ऊपर वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट का नाम क्या दिया हम लोगों ने, पी क्यू आर, हाँ ये क्यू बना, ये आर बना, ये पी बना, ये एस बना, तो पी क्यू पे फोर्स बोलो कितना बच्चों, अभी भी उतना ही है, आई एल बी अंदर की डायरेक्शन में, इस पे बोलो एफ ऑन आर एस पे बोलो, आई एल बी अभी भी बाहर की डायरेक्शन में, इस पे बोलो एफ ऑन क्यू आर, आई डब्ल्यू बी साइन थीटा डाउन डायरेक्शन, और नीचे वाले पे बोलो आई पी एस, आई डब्ल्यू बी साइन थीटा अप डायरेक्शन, अभी भी देखो नेट फोर्स, नेट फोर्स, तो ये तो कंफर्म यूज हो गई है भैया, किसी भी कंडीशन में रखे कॉइल पे लगने वाला एफ नेट तो हमेशा जीरो है, अगर एफ नेट जीरो है तो भी है तो चेक इट आउट कि उसमें लगने वाला टॉर्क के बारे में क्या क्या है, टॉर्क जीरो है या नहीं है, बट एक चीज कंफर्म है, अगर टॉर्क लगा तो चाहे मैं किसी भी पॉइंट से देखूं टॉर्क हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, ये बात होगा, पहले तो ये समझ आए। अब एफ नेट जीरो हो गया तो इसका मतलब देयर इज नो रेक्टिलिनियर मोशन इन इट, कोई रेक्टिलिनियर मोशन नहीं, रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब समझना है कि इस कॉइल का सेंटर ऑफ मास ना तो आगे जाएगा, ना पीछे जाएगा, ना ऊपर जाएगा, ना नीचे जाएगा, हाँ ये घूम सकता है। अब घुमाने के लिए हमें कौन से फोर्स चाहिए, कपल, घुमाने के लिए कौन से फोर्स चाहिए, कपल फोर्स। अब ध्यान से देख, सुन इधर, ये देख बाबा प्लीज प्रेडिक्शन, एक जो फोर्स लग रहा था इस एक्सिस के लो, इनिशियली देखो इस पे फोर्स कितना लगा था, इस वाले पे जीरो, अब इस पे फोर्स कितना लग रहा था, इस पे कितना लग रहा था, ठीक है डन। जैसे ही घूमा इस पे फोर्स जितना इस पे लग रहा है उतना इस पे लग रहा है। एक चीज देखो ध्यान से, इस पे जो फोर्स लग रहा है पहले जीरो लग रहा था, इन वाले ऊपर वाले पार्ट्स पे देखा पहले जीरो लग रहा था, अब जितना भी लग रहा है वो इसी लाइन के अलोंग लग रहा है, एक्सिस के अलोंग। अरे हाँ ना बोलो, बोलो भाई, अरे बोलो भाई। अब ये दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप सुन, एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या है कि अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो रियलिटी में ये सेंटर ऑफ मास से पास होके जाएगी, तो जो इस पे लगने वाले फोर्स होंगे वो कभी भी इसको टॉर्क नहीं प्रोवाइड कर सकते। ऐसे समझ के चल, ये आपका मार्कर है, इस पे एक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। क्या ये इसको घुमा सकते हैं? घुमाने के लिए क्या, देखो एक ऊपर लग रहा है एक नीचे लग रहा है, तो ये तो नहीं घुमा सकते। हाँ, बट एक फोर्स अगर इस उंगली की तरफ लगे और एक इस उंगली की तरफ लगे तो ये शायद इसको घुमा सकते हैं। अरे हाँ ना बोलो, पक्की बात। अब ध्यान से देखो रियलिटी में क्या हुआ, पढ़ेंगी है अब इधर देखो, सुनो प्लीज अटेंशन। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना देंगे। अब इधर ध्यान से देखो, इस वाले कॉइल पे जो लगने वाला फोर्स ऊपर है और नीचे है, इन दो कॉइल्स में ये तो टॉर्क नहीं प्रोवाइड कर सकता, लेकिन इस वाले एंड पर बोलो फोर्स किधर लग रहा था, अंदर, और इस पे कितना लग रहा है, बाहर। और एक कॉइल के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान से देख, एक कॉइल को ऐसे बनाते हैं बेटा, प्लीज पे अटेंशन दोस्तों, ठीक। ये वो वाली कॉइल है,
पक्की बात। अब ये कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, या इस कॉइल को ना थोड़ा ऐसे बना, थोड़ा और फील आ जाएगी। ये कॉइल है जिसकी साइड है W, इसके इस साइड पर फोर्स लग रहा है, इसका 3 डायमेंशन का 2D बना रहा हूँ, तो इस पे फोर्स लगा ऊपर की डायरेक्शन में, जिसको मैंने नाम दे दिया F/PQ, और इस पे एक फोर्स लगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसका नाम दे दिया मैंने F/RS। अब इनको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दीज आर नोन एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। बेटे आवाज करो। इन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है मुझे टॉर्क लगाने के लिए, तो बेसिकली मैं जो डील करूंगा ना वो a डिस्टेंस में करूंगा, क्योंकि यही x का डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, और टॉर्क लिखते हुए अपन को ये लिखना है इन दोनों में से किसी भी एक का मैग्नीट्यूड दे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और एक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस x निकालना है। आप ध्यान से देखिए, जब हमने इसको थीटा एंगल रोटेट कराया था, इनिशियली क्या था, b और a के बीच में एंगल 0, जब थीटा घुमाएंगे तो p और a के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। अब प्लीज पे अटेंशन, ये कॉइल है, इस कॉइल पे एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आने वाला है, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एंगल कितना बना, थीटा। अगर ये थीटा बना तो ये कितना बना, 90 माइनस थीटा। अरे बोल भाई, ये कॉइल इस कॉइल पे ये एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर और कॉइल 90 डिग्री है, तो ये कितना बना, डन। अब ध्यान से देख, मुझे x चाहिए, मुझे w पता है, मुझे थीटा पता है, तो w का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, w sin थीटा। सारे बोलो, x क्या हो गया बच्चों, w sin थीटा। बेसिकली यही मेरे पास r परपेंडिकुलर हो गया। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, r परपेंडिकुलर इनटू f। f इन दोनों में से कोई भी उठा लो, I L B, r परपेंडिकुलर w sin थीटा नहीं आया बच्चों। अब यहाँ से देख, L into B, L into W, L into W, L into W, एरिया ऑफ द कॉइल। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, I into A into B into sin थीटा। दिस इज फॉर वन टर्न। क्या ऐसे ऐसे n टर्न्स हो सकते हैं, n से मल्टीप्लाई कर दो तो टॉर्क का फॉर्मूला देखो, n I A B sin थीटा। जल्दी बोलो, n I A एंड बोलो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो n I A क्या हो जाएगा, m B sin थीटा। जल्दी बताओ आंसर। तो ये टॉर्क है जो आपको देखना है, याद करना बस। चलिए बच्चों, आज की कक्षा को यही समाप्त करते जाएं। गॉड ब्लेस।